हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बंगाल पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिकार किस तरह से किया गया उसके बारे में हम एक एक चीज जानेंगे। इसके पहले हम जानेंगे कि मुगल काल में बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था और किस प्रकार मुगल सत्ता जब कमजोर हुआ था तो बंगाल के सूबेदार ने कर देने से मना कर दिया और स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर लिया था। एक एक चीज को हम बारीकी से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहेंगे, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल का स्वतंत्र शासक जो है वह मुर्शीद कुली खां को माना जाता है और इसकी नियुक्ति जो है मुगल शासक के द्वारा किया गया था। यानी यह मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल का स्वतंत्र शासक रहता है और इसकी नियुक्ति जो है मुगल शासक के द्वारा किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष राजस्व जो है मुगल शासक को देता है। क्योंकि इसकी नियुक्ति हुई है मुगल शासक के द्वारा तो इसका काम है कि सूबेदार के रूप में क्या करेगा। अगर गवर्नर बनाया गया है उसको राज्य का, बंगाल का, तो उसका काम था कि वहां से जो कर, कृषि कर हो, व्यापार कर हो, उसको जो प्राप्त करता था उसको जो है मुगल बादशाह को भेजे। तो ये प्रत्येक साल जो है मुर्शीद कुली खां जो है भेजता था। इसने अपना राजधानी जो है पहले ढाका को बनाया और बाद में यह अपनी राजधानी को परिवर्तित कर देता है और बनाता है मुर्शिदाबाद को। और यही एग्जाम में पूछता है कि मुर्शीद कुली खां ने कब अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। तो याद रखिएगा, पहला राजधानी इसका ढाका था, बाद में इसने ढाका को राजधानी के रूप में परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद को इसने राजधानी बना दिया। इसने इजारेदारी व्यवस्था की भी शुरुआत की। इजारेदारी व्यवस्था होता है कृषि में सुधार करना। इसलिए बंगाल का शासक मुर्शीद कुली खां ने पहली बार कृषि के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है उसको कर की प्राप्ति हो सके। बार बार एग्जाम में ये जो है पूछा जाता है कि किसके द्वारा जो है इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा। इसने तकाबी ऋण की भी शुरुआत की। किस ऋण की शुरुआत की? तकाबी ऋण की भी शुरुआत की। तकाबी ऋण भूमि के क्षेत्र में किसानों को खेती करने से पहले ही दिया जाता था बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां के द्वारा, ताकि धन की कमी के कारण जो है किसान खेती न करे, ऐसा न हो, उनके पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो जिसके कारण जो है वह आसानी से खेती कर सके। इसीलिए तकाबी ऋण की शुरुआत मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया ताकि किसानों को खेती करने से पहले ऋण दे दिया जाए ताकि वह सही समय पर फसल को खेतों में उपजा सके। तो ये बार बार पूछता है कि तकाबी ऋण की शुरुआत किस बंगाल के शासक के द्वारा किया गया, तो मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया। इसका पुत्र था सरफराज, इसको शासक बनाया गया मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के बाद। लेकिन कहा जाता है कि यह योग्य शासक नहीं था। क्या था? योग्य शासक नहीं था। यानी यह गवर्नर तो बन जाता है, बंगाल का शासक तो बन जाता है, परंतु इसमें प्रशासन की योग्यता नहीं था और इसी का लाभ उठाकर इसकी हत्या जो है गिरिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां के द्वारा 1740 में हरा कर दिया जाता है और खुद जो है अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बन जाएगा। 1740 में जो है गिरिरिया युद्ध में वह सरफराज को क्या करेगा? हराकर उसकी हत्या कर देगा। बार बार यह एग्जाम में पूछता है कि अलीवर्दी खां के द्वारा कौन से युद्ध में सरफराज को हराकर उसकी हत्या कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, गिरिरिया का युद्ध जो लड़ा गया था 1740 में। अलीवर्दी खां काफी चालाक था। बंगाल का जब वह शासक बना तो उसने दो चीजों को ध्यान में रखा। पहला
किसी भी यूरोपीय कंपनी के साथ जो है मनमुटाव न करना। उसको पता था कि यूरोपीय कंपनी के पास जो है आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं और उसका मुकाबला तलवार के बल पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास जो है आधुनिक राइफल है, दूर से भी व्यक्ति को मारा जा सकता है और तलवार से मारने के लिए हमको व्यक्ति के करीब जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है उसको पता था कि यूरोपीय कंपनी जो है हर दृष्टिकोण से शक्तिशाली है, इसीलिए उसने मधुमक्खी की छत्ता के तरह जो है यूरोपीय कंपनी को संबोधित किया। कहा कि अगर इसको न छेड़ा जाए, यानी यूरोपीय कंपनियों को न छेड़ा जाए तो शहद देगा, यानी यह हमको लाभ देगा, यहाँ व्यापार करेगा बंगाल में और हमको कर देगा। अगर इनको छेड़ा गया, अगर यूरोपीय कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या करेंगे, ये काट काट के खा जाएंगे, यानी हत्या हमारी कर देंगे। अलवर्दी खां ये जानता था, इसलिए अपने शासन के समय जो है इसने किसी भी यूरोपीय कंपनी को छेड़ने का कोशिश नहीं किया, खासकर अंग्रेजों को। मुगलों को लगान देना बंद कर दिया। किसने? अलीवर्दी खां ने। चालाक था, जानता था कि मुगल सत्ता अब कमजोर हो गई है और इसका फायदा अब उठाया जा सकता है, तो इसने मुगल सत्ता को, मुगल बादशाहों को लगान देना ही बंद कर दिया। कौन? अलीवर्दी खां। बार बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा बंगाल का शासक जो है मुगल बादशाहों को लगान देना बंद कर दिया, तो अलीवर्दी खां ने बंद कर दिया था। यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से किया है, मैंने पहले ही बताया। इसने कहा था कि अगर यूरोपीय कंपनी को न छेड़े तो यह हमें क्या करेगा, राजस्व प्रदान करेगा, यहाँ व्यापार करेगा, उससे जो है कर हमको मिलेगा, लेकिन अगर इनको नुकसान किया गया तो ये काट काट कर हमको खा जाएंगे। इसका दामाद सिराजुद्दौला यह शासक बनता है और ये एक तरह से मूर्ख ही शासक कहेंगे, जब जानता था कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने की क्षमता नहीं रखता है, तो उसको जो है बेकार में हाथ नहीं डालना चाहिए था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, जो कि काफ़ी शक्तिशाली था। इसने यही गलती कर दिया। इसने क्या किया कि इसका मनमुटाव जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से होने लगा और एक दिन कलकत्ता में ये क्या किया, कुछ अंग्रेज को बंद करके एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें घुटन के कारण जो है 146 अंग्रेज की मृत्यु हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित थे अंग्रेज और उनकी मृत्यु हो गई घुटन के कारण, जिसको हम ब्लैक होल के रूप में जानते हैं, जिसके बारे में वर्णन जेड हॉलवेल के द्वारा किया गया है। उसने कहा कि इसने एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया ब्रिटिश लोगों को, जिसमें घुटन के कारण 146 लोगों की मृत्यु हो गई और जिसके बारे में जानकारी जो है जेड हॉलवेल के द्वारा दिया जाता है। एग्जाम में यह काफ़ी बार पूछा है कि ब्लैक होल की जो घटना हुई थी उसके बारे में जानकारी कौन देता है, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, किसके समय यह हुआ था, तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला के समय हुआ था। कलकत्ता में जो है 146 लोग की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई थी और इसकी जानकारी हॉलवेल के द्वारा दिया जाता है। अब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो है मनमुटाव यहाँ से शुरू हो गया। अलीनगर का युद्ध हुआ, उसमें समझौता भी हो गया सिराजुद्दौला से, लेकिन आगे पलासी का युद्ध होगा। क्या कारण था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच मनमुटाव का, आइए हम एक एक करके जानते हैं। चलिए, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच जो है वह मनमुटाव का कारण क्या है उसको जानिए। पहला कारण है कि दस्तक का दुरुपयोग करते थे। बंगाल के शासक के द्वारा ब्रिटिश को दस्तक प्रदान किया गया था, यानी व्यापारिक कर में छूट प्रदान किया गया था। और ये क्या करते थे ब्रिटिश, अपना माल तो सस्ता बेच ही लेते थे, उस पर कर नहीं देते थे, साथ साथ भारत के जो लोग थे व्यापारी, उसका भी माल अपने माल के साथ जो है क्या करते थे, ले जाते थे, जिससे कर का नुकसान होता था। चुंगी जो है वह बंगाल के शासक को नहीं मिलता था और इसी का दुरुपयोग का विरोध बंगाल के शासक सिराजुद्दौला ने किया। उसने कहा कि नहीं भैया, दस्तक का दुरुपयोग अब आप नहीं कर सकते हैं, व्यापारिक छूट जो आपको ब्रिटिश को दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब जो है वह नहीं दिया जाएगा।
दूसरा कारण था कि नवाब के विरुद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बराबर षड्यंत्र रचा करती थी। सोचता था कि किस तरह सिराजुद्दौला को जो है बंगाल के नवाब के पद से हटाया जाए। बंगाल का नवाब जो बना हुआ है उसको हटा के हम अपना कठपुतली नवाब जो है बंगाल में बैठाएं। इसका भी विरोध जो है सिराजुद्दौला यह समझता था, उसने किया। उसके बाद फोर्ट विलियम की किलेबंदी ब्रिटिश कर रहा था, जो पसंद नहीं था सिराजुद्दौला का, और उसने इसका विरोध किया कि आप कलकत्ता में फोर्ट विलियम का किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलकत्ता मेरे अंतर्गत आता है, मेरे नवाबी के अंतर्गत आता है, और तुम बिना पूछे यहाँ पे किलेबंदी नहीं कर सकते हो। और ईस्ट इंडिया कंपनी जान से उसका किलेबंदी कर रहा था, क्योंकि वह उसका व्यापारी कोठी था। वहाँ जो विदेश से वह माल लाता था वहाँ पे इकट्ठा करता था, वहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे, तो उसका सुरक्षा के लिए किलेबंदी करना जरूरी था। नवाब इसका विरोध कर रहा था कि धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पे ये अपना अधिकार कर लेगा। नवाब ये जानता था, और यही सब कारण था जिसके कारण जो है नवाब और ब्रिटिश के बीच जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या हुआ, दोनों के बीच जो है टकराव शुरू हो गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला का कौन कौन सा क्षेत्र था जिसको पाना चाहता था, क्योंकि वह व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और कृषि के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था, काफी उपजाऊ वह क्षेत्र था। तो देखिए ये वाला पूरा जो है जिसमें आपका बिहार, बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र जो है उस समय बंगाल कहा जाता था। मतलब अभी जो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड और उड़ीसा, इतना बड़ा क्षेत्र जो है उस समय बंगाल था और जिसका नवाब जो है सिराजुद्दौला को बनाया गया था। 23 जून 1557 को युद्ध होना अनिवार्य था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा जो है सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो है षड्यंत्र करता था। अब सिराजुद्दौला चाहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हम जो है यहाँ से भगा दें। यहाँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे उनका है रहने का जो स्थान है, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ से वो व्यापार करते हैं, वहाँ से इसको हम हरा कर भगा देंगे। और इसी के कारण जो है पलासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, और यह पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पलासी के मैदान में लड़ा गया था। एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757। किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश के बीच हुआ था। इसमें जो है अंग्रेज एवं नवाब दोनों के बीच का ये युद्ध था। मीर जाफर राय दुर्लभ जगत सेठ ने धोखा कर दिया सिराजुद्दौला के साथ। वह युद्ध में भाग ही नहीं लिए, बेचारा अकेले सिराजुद्दौला और उसके कुछ मित्र लड़ते रहे, और जिसके कारण जो है ब्रिटिश ने आसानी से इस युद्ध को जीत लिया और मीर जाफर को जो है अगला नवाब बनाएगा। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत बड़ी भूमिका निभाया, क्योंकि यही इसका नेतृत्व कर रहा था, और इसी के मार्गदर्शन में जो है यह युद्ध जो है पलासी का युद्ध जीता गया। सिराजुद्दौला जो है बंगाल से भाग गया, और मीर जाफर जो उसका सेनापति था, उसका संबंधी भी था, उसी को क्लाइव खरीद लिया था लालच देकर, और उसी को अगला नवाब बना देता है। किसको, मीर जाफर को। और मीर जाफर से अब ब्रिटिश उसको बनाएगा नवाब, तो कुछ फायदा भी प्राप्त करेगा। तो ब्रिटिश को क्या क्या प्राप्त होता है, क्लाइव को 24 परगना के क्षेत्र, जिला प्राप्त, 24 परगना के जिले प्राप्त होते हैं। क्लाइव को बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इसने क्या किया, मीर जाफर से प्राप्त कर लिया। यानी अंग्रेज जो चाहता था कि हम बंगाल में अपना पैर जमा ले, वह ब्रिटिश जो है बंगाल में अपना पैर जमा लिया, और धीरे धीरे करके बंगाल के बाद जो है पूरे भारत को जीतना शुरू करेगा। आइए एक एक कर हम चीजों को समझते हैं। 1760 में मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। कहते हैं ना, जैसा
कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तुम दूसरे के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारे साथ भी एक दिन धोखा होना है। मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, सोचा हम नवाब बन जाएंगे और ऐश मौज से रहेंगे, मेरे पास सब सुख सुविधा रहेगा। लेकिन ब्रिटिश भी चालाक था, कहा एक बार तुम नवाब तो बन, बाद में तो तुमको हम बताएंगे कि तुमसे क्या क्या हम करवाएंगे। पहले तो 24 परगना का क्षेत्र ले लिया। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे की जरूरत होता था, मीर जाफर के पास पहुंच जाता था, भैया तू हमको पैसा दे, धन दे, क्योंकि तू तो मेरा कठपुतली है, यहाँ जो भी तुम्हारा कर हो रहा है, खजाने में तुम्हारा जा रहा है, वो मेरे पास आना चाहिए, दे। कलाई बार बार उसके पास जो है धन के लिए पहुंच जाए। अब मीर जाफर के साथ समस्या हो गया कि वह कहाँ से इतना धन लाके ब्रिटिश को दे। ब्रिटिश गुस्सा आ गया, कहा चल चल हट हट, तू नवाबी पर से हट, अब जो है हम दूसरे को नवाब बनाएंगे बंगाल का। तो दूसरा कठपुतली नवाब जो है मीर कासिम को बना दिया, और मीर कासिम भी नवाब बनने के लिए मीर जाफर के विरुद्ध षड्यंत्र करता था। मतलब एक षड्यंत्रकारी को दूसरे षड्यंत्रकारी से धोखा मिला, और मीर कासिम जो है 1760 में नवाब बन जाता है। बार बार प्रश्न पूछता है कि मीर जाफर को हटाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का नवाब बनाया, तो मीर कासिम को बनाया। अब मीर कासिम बनता है तो सोचता है कि चलो हम बंगाल का नवाब बन गए, अब जो है ठाठ से रहेंगे, सारी चीज़ें मेरे अंतर्गत होगा। लेकिन वो अभी नहीं जानता था कि क्लाइव जो है सातिर लोमड़ी के तरह था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सातिर लोमड़ी के तरह है, और धीरे धीरे करके क्या करेगा, बंगाल पर अधिकार करेगा। वह तो कठपुतली एक को बना रहा है, उससे नहीं बन रहा है तो दूसरे को बना रहा है, तीसरे को बना रहा है। अब मीर कासिम जब बना तो सोचा कि हम यहाँ स्वतंत्र प्रशासन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीर कासिम को सबसे पहले तो नवाब बनने के बाद वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी जो है क्लाइव को देनी पड़ी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी। एग्जाम में पूछता है कि मीर कासिम के द्वारा क्लाइव को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन सा क्षेत्र दिया गया था, तो याद रखिएगा वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये तीनों को आप याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अब मीर कासिम ने सेना का गठन करने की कोशिश किया यूरोपीय तरह से। जैसे यूरोप में आधुनिक सेना का गठन उस समय हुआ था, अस्त्र शस्त्र आधुनिक थे, बंदूक, नए नए बंदूक का आविष्कार हो रहा था। भारत में लोग युद्ध जो है तलवार के बल पर ही अधिकतर करता था। तो इसने सोचा कि नहीं, हम क्या करेंगे कि यूरोपीय जो कंपनी सब आते हैं अपने यहाँ जो सेना गठित करते हैं, उस तरह का हम भी सेना गठित करेंगे। और इसने क्या किया कि यूरोपीय तरह से सेना का गठन करने की कोशिश किया। बार बार एग्जाम में पूछता है कि किस बंगाल के नवाब द्वारा यूरोपीय तरह से अपनी सेना को गठित करने का कोशिश किया गया। अब इसलिए यह राजधानी सबसे पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा नवाब मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले गया था, तो मीर कासिम ले गया था। क्यों ले गया, इसका भी कारण जान लीजिए। मुर्शिदाबाद में रहता था तो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आता था और उसे कहता था कि तुम हमको जो है धन दो। अब इसी से बचने के लिए जो है यह बिहार में मुंगेर में ले गया, जो वर्तमान में मुंगेर बिहार में पड़ता है, वहाँ अपनी राजधानी ले गया। और वहाँ क्या करता है, तोप और बंदूक की फैक्ट्री स्थापित करता है, ताकि उसका मनसा रहता है कि धीरे धीरे जो है हम भी बंदूक और तोप का निर्माण करेंगे, और फिर जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश, ये बार बार जो हमसे धन की मांग करती है, इसको यहाँ से भगा देंगे। लेकिन इसका यह मंसूबा पूरा न हो सका। अंग्रेज इस कारण फिर से मीर जाफर को मीर कासिम की जगह जो है क्या किए, नवाब बना दिए। अंग्रेज समझ गया कि मीर कासिम मेरे खिलाफ काम कर रहा है, बस मीर कासिम को नवाबी पद से हटा के फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर चालाक था, नवाब के पद से हटा, मीर कासिम बना, तो वह हमेशा कासिम के खिलाफ जो है क्या करता था, षड्यंत्र करते करते एक दिन कासिम को ही साइड करवा दिया और फिर से नवाब बन गया। कहते हैं ना, धोखा देने वाला जो है फिर दूसरे धोखा देने वाला से क्या करता है, धोखा खा जाता है। वही इसके साथ हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। सीधी सी बात है, युद्ध तो होना स्वाभाविक था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी मंशा बस यही था
कि भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करना है, यहीं के धन से व्यापार करना है और अपना विकास करना है। प्लासी के युद्ध में इसको फायदा हो चुका था। किसी को अगर खून की आदत लगा देंगे, यानी उसको जो है बार बार जो है उसकी हर इच्छा को पूर्ति करते रहेंगे तो उसका आदत बन जाएगा। वही इसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। एक बार तो उसको जो है प्लासी के युद्ध में फायदा हुआ, फिर जो है जाफर को हटाया तो कासिम ने उसको 3 क्षेत्र दे दिया। और जो है फिर क्या हुआ, इसी के बाद जो है बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसमें अंग्रेज और उधर से अवध के नवाब सुजाउद्दौला, उसके अलावा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध जो है छेड़ दिया। परंतु अंग्रेज सेना यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई और इसका नेतृत्व जो है वह कर रहा था हेक्टर मुनरो। एग्जाम में यह पूछता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें कौन सेनापति इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो। यह भी पूछता है कि बक्सर के युद्ध में जो हुआ था 1764 में, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन से व्यक्ति लड़ रहे थे। तो एक तरह से नवाब सुजाउद्दौला भी लड़ रहा था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी लड़ रहा था और मीर कासिम, तीनों मिल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे, लेकिन तीनों की हार हो गई। 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि किया और इस संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये एग्जाम में पूछता है कि जो शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद में अंग्रेजों ने जो संधि किया था उसमें क्या क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था। शाह आलम द्वितीय को भी 26 लाख रुपया कंपनी के तरफ से सालाना देने की बात कही गई थी इलाहाबाद संधि में। यह भी जो है कई बार पूछता है। बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक द्वैत शासन रहा और इस शासन के दौरान जो है नजमुद्दौला जो है बना रहा। बाद में जो है बंगाल के नवाब को हटा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ अधिकार कर लेगा और बंगाल को अपना प्रांत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घोषित कर देता है। लियोनिस कार्टियस जो है वह द्वैत शासक के जनक होते हैं। अब द्वैत शासन होता क्या है ये जान लीजिए। प्रशासन पर नियंत्रण जो होता है वह नवाब करेंगे और जितना कर वसूल होगा यानी धन जो आएगा वो हमारे पास, मतलब राजकोष पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। अब प्रशासन चलाना है नवाब को। अब धने नहीं रहेगा, पैसे नहीं देंगे तो प्रशासन कैसे चलेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलाक था तो धन अपने पास रख लिया और नवाब को कहा चलो तुम यहाँ का प्रशासन करते रहो। अब प्रशासन करेगा, धन होगा नहीं, जनता को आवश्यकता की पूर्ति होगा नहीं तो जनता तो विरोध करेंगे। तो इसी को द्वैत शासन कहा जाता है। बहुत चालाकी से जो है किसी को धीरे धीरे अपना गुलाम बना देना, बाद में उसको हटा के अपना खुद सत्ता स्थापित कर लेना। दोस्तों आज हम बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य जो हुआ है, कौन नवाब पहले बना बाद में बना, लगातार इससे जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जो है पहले यहाँ क्या कीजिए, एक इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। लास्ट में यही कहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।